और उस मीटिंग में तमाम तरह की बातें होती हैं और शाम होते होते पता चल जाता है कि अभिषेक बंटी अपना नाम वजह है कि जो उनके पिता का नाम चारा घोटाले में अगर कहीं आया है, इस वजह से वो जो है नामांकन वापस ले रहे हैं, या फिर कोई और बड़ी वजह। वो भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर जानी जाती है अपने बदलते फैसलों के आधार पर, वो बीजेपी जो जिस चेहरे की चर्चा खासतौर पर राज्यों में होती है उस चेहरे को तवज्जो नहीं देती है। ऐसा ही हमने मध्य प्रदेश में देखा। दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के मद्देनजर जहां नरोत्तम मिश्रा को चुनाव लड़ना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को आगे कर दिया। और मध्य प्रदेश के बाद बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और उपचुनाव के तहत यहाँ एक बड़ा कदम भी उठा लिया गया था। न सिर्फ फॉर्म खरीदा गया था बल्कि फॉर्म भरकर जमा भी करवा दिया गया था, क्योंकि बीजेपी ने अभिषेक बंटी को मैदान में उतारा था और यहाँ उन्होंने नामांकन फॉर्म जमा भी कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक अभिषेक बंटी का नाम वापस ले लिया, उनका नाम हटा दिया और उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को मौका दिया। ऐसा क्यों बीजेपी ने किया? आखिरकार सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं और बीजेपी को बिहार में मजबूत करने की राह पर नजर आ रहे हैं, ये फैसला क्या बीजेपी को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है? आखिरकार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये फैसला क्यों लिया गया? ऐसे कई बड़े सवाल बिहार की राजनीति में गूंज रहे हैं, उठ रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की असल वजह क्या हो सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है अभिषेक बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा ही क्यों? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो यह है कि लगभग सब तैयारियां हो चुकी थी, नामांकन पत्र जमा हो चुका था, यानी अभिषेक बंटी पूरी तरीके से चुनाव लड़ने को तैयार थे और किसी को भी इस बात का अनुमान नहीं होगा, एहसास नहीं होगा कि उनका भी नाम वापस लिया जा सकता है या वो खुद अपना नाम वापस लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जब नाम वापस लेने की वजह पूछी जाती है तो कहते हैं कि ये मेरा पारिवारिक कारण है, पारिवारिक वजह से मैं नाम वापस ले रहा हूं। तो किसी के भी गले ये बात उतरती हुई नजर नहीं आती कि आखिर जो 2 दिन पहले तक बड़े उत्साह में थे, जिनके लिए नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तमाम तरह से बीजेपी अपना माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी, अचानक ऐसा क्या होता है कि वो अपना नाम वापस लेते हुए दिखाई पड़ते हैं? आप जरा गौर करिए, कल ही बीजेपी समेत तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं उनकी एक बड़ी बैठक होती हुई दिखाई पड़ती है और ना सिर्फ मंत्री विधायक बल्कि जिला अध्यक्ष भी, तमाम जो भी दल है उनके सब इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं और उस मीटिंग में तमाम तरह की बातें होती हैं और शाम होते होते पता चल जाता है कि अभिषेक बंटी अपना नाम वापस ले रहे हैं। पहले तो किसी को इस बात का ये लगा ही नहीं कि ये सच भी हो सकता है, लेकिन जब शाम तक ये खबर हुई और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हर किसी को इस बात को लेकर हैरानी हुई कि आखिर जब अपना नामांकन पत्र भर दिया, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, तो नाम वापस लेने की वजह क्या है? इसको लेकर हर कोई हैरान यहाँ पर दिखाई पड़ा। और जो नाम आपने भी बताया कि नीरज कुमार सिन्हा का नाम अब फाइनल किया गया है, तो क्या ये माना जाए कि क्या अभिषेक बंटी वो बड़ा चेहरा नहीं थे इसलिए उनको साइडलाइन किया गया? इसकी वजह उनके पिता भी बताए जा रहे हैं, रविंद्र प्रसाद सिन्हा, उनका नाम भी चारा घोटाले में देखा गया, यानी कि एक कंपनी में वो कार्य करते थे और ये कंपनी को लेकर चारा घोटाले से जुड़े होने का मामला सामने आता है। तो अब आप ये देखिए कि ये कहा गया कि ये थप्पा उन पर ना लग जाए कि जो चारा घोटाले में शामिल था उनके ही बेटे को टिकट आपने दे दी। ये तमाम बातें जब होती हैं, जब आप पर्चा भरते हो, उससे पहले कोई ऐसे तो नहीं है कि अभिषेक बंटी कल पार्टी में आकर शामिल हुए, उनके बारे में कुछ पता नहीं होगा, कोई जानते नहीं होंगे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 20-25 साल से वो जुड़े रहे हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि नितिन नवीन के सबसे करीबी लोगों में से एक रहे हैं, तो बिल्कुल उनके बारे में जानकारी होगी। लेकिन आखिर क्या यही वजह है कि जो उनके पिता का नाम चारा घोटाले में अगर कहीं आया है, इस वजह से वो जो है नामांकन वापस ले रहे हैं, या फिर कोई और बड़ी वजह है? इस बात को लेकर अभी खुलासा तो नहीं हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है नाज़मीन की, यहाँ पर देखिए कि जब भी किसी का पर्चा भरा जाता है और बीजेपी जैसे बड़े दल के अंदर, तो हर चीज के ऊपर निगाह रखकर वो पर्चा भरवाया जाता है। और अगर उनके पिता का नाम आया भी था
तो इसमें अगर देखा जाए तो अभिषेक बंटी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो अपना हलफनामा दायर किया था उसमें कोई भी चार्जेस उनके ऊपर नहीं थे, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा था कि बड़े ही साधारण से वो व्यक्ति हैं और तमाम तरह की बहुत सरल जिंदगी जीते हैं। उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थी। अब लेकिन उनके पिता का नाम सामने आया है, तो क्या यही वजह है या इसके अलावा भी कोई वजह है जो अभी तक खुल के सामने नहीं आई है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के करीब जो थे वो अभिषेक बंटी भी थे और नीरज सिन्हा भी थे। तो क्या आपस में टकराव की कोई स्थिति थी इसलिए ऐसा हुआ है, या फिर कल जो बड़ी मीटिंग हुई है उसमें अभिषेक बंटी को लेकर जो दल हैं वो सहमत नहीं थे? अब क्या वजह है ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पर ये बात कही जा रही है कि उनके पिता जो है चारा घोटाले में कहीं उनका नाम आ गया था, इसलिए उनसे पर्चा वापस लिया गया। अच्छा, तो प्रशांत किशोर को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि नाम बदलना सिर्फ नाम बदलना नहीं है, एक डर भी बीजेपी का दिखाता है, क्या लगता है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो प्रशांत किशोर है जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्योंकि वो हर गणित को पहले से भांप लेते हैं। अगर उनकी पार्टी बिहार में 2025 में चुनाव नहीं जीत पाई तो ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने तमाम पार्टियों को चुनाव जितवाया भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजे जो जेडीयू हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे जो है आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने सबके लिए रणनीतियां बनाई हैं और वो रणनीतियां काफी हद तक सफल भी रही हैं। लेकिन हाँ ये और बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर जो अनुमान बनाया था और जो अनुमान लगाया था वो फेल होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अगर एक बार अगर कोई अनुमान फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले सभी अनुमान उनके फेल होंगे, क्योंकि तमिलनाडु के लिए भी उन्होंने पहले कह दिया था कि विजय थालापति जो हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होंगे, और उस वक्त भी किसी ने उनकी बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं, जब जो रिजल्ट पता चलते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि विजय थालापति की पार्टी जो है वो लगभग बहुमत के साथ में खड़ी हुई थी और बाकी कुछ लोगों का समर्थन मिला, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और यही तमाम घटा जोड़ करके उन्होंने बांकीपुर में भी जो है सर्वे पूरा कराया होगा, क्योंकि इसमें एक जो बड़ा गणित है वो ये निकलकर सामने आता है कि बीते 15 सालों से लगातार बांकीपुर क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो बस 40% के आसपास मतदान कर रहे हैं, यानी कि 60% जो मतदाता हैं वो यहाँ पर मतदान नहीं कर रहे हैं। और अगर प्रशांत किशोर इसमें से 20% को भी मतदान केंद्र तक लाने में सफल रहे तो यहाँ पर उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। और इसी आंकड़े को देखते हुए क्या बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलने का यहाँ पर जो है मन बनाया कि अगर जरा सा भी कोई करप्शन का दाग लगा होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर ही बट्टा लगता हुआ दिखाई पड़े? तो क्या ये वजह है या फिर कोई और वजह, कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल बीजेपी का इस तरह से अपने प्रत्याशी को वापस लेना सियासी गलियारों में जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा सर, जैसा कि कहा हमने कि प्रशांत किशोर को फायदा हो सकता है इसका, जैसे कि नाम बीजेपी ने बदला, लेकिन हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में भी कहाँ आपसी सहमति नजर आ रही है? अब देखिए, जब आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता जब अपना नामांकन भरने जाती हैं, जमा करवाने जाती हैं, तो आरजेडी के कई ऐसे चेहरे इस नामांकन के दौरान शामिल ही नहीं रहते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि सिर्फ गिने चुने लोग होते हैं और रेखा गुप्ता अपना नामांकन फॉर्म जमा करती है और खुद तेजस्वी यादव यूरोप घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वो खुद ही सीरियस नहीं है, तो वो अपने प्रत्याशी को कैसे जिताएंगे? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि जब रेखा गुप्ता का नाम सामने आया तो इसमें बिल्कुल हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे आरजेडी के जो नेता थे वो खफा दिखाई पड़े। यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि भाई रेखा गुप्ता को टिकट क्यों दिया गया, उनको हम जानते भी नहीं, उनको पहचानते भी नहीं और कोई बहुत बड़ी लोकप्रियता भी उनकी नहीं है। इस तरह की बातें लगातार आरजेडी में होती हुई दिखाई पड़ रही। उसके बाद जो तेजस्वी यादव हैं उनको लेकर भी ये बात कही जा रही है कि वो तो खुद विदेश घूम रहे हैं, ऐसे में अपने प्रत्याशी को वो क्या सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और खुद जो रेखा गुप्ता है उनके साथ में जो समर्थक है बहुत बड़ा कह सकते हैं काफिला दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसको लेकर सवाल उठते हैं कि क्या रेखा गुप्ता को सिर्फ उतार दिया गया है, सिंबॉलिक तौर पर उनको पेश किया गया है, या वाकई उनके पीछे जीतने की मंशा भी है? लेकिन जो हालिया प्रदर्शन दिखाई पड़ता है, जो हालिया उनका कह सकते हैं कि जो जनसंपर्क दिखाई पड़ता है, उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आरजेडी की तरफ से वाकई सीट के ऊपर जीतने का मन है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी से आरजेडी के तमाम बड़े नेता रेखा गुप्ता का सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन वो सपोर्ट दिखाई नहीं पड़ता। बाकी और तमाम दलों के अंदर देखें तो स्थिति उनके लिए भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह
गठबंधन की अगर हम बात करें एनडीए की, तो तमाम दल अगर एक साथ रहते हैं तो उनका पक्ष फिर भी मजबूत दिखाई पड़ता है। हालांकि उन्होंने भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर चेंज किया है, लेकिन यहाँ जो 4-5 दल एक साथ मिले हुए हैं उसी की वजह से उनका जो वोट बैंक है जी। वो यहाँ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर, क्या रेखा गुप्ता इसमें कोई बड़ा फर्क डाल सकते हैं? निगाहें इस बात पे लगी रहेंगी। बिल्कुल, अगर हम बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा की बात करें और अभिषेक बंटी की बात करें, तो जैसा कि कहा गया कि नितिन नवीन के सिर्फ ना करीबी हैं बल्कि संगठन में बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी जिला स्तर पर उठा चुके हैं। और ऐसे में नीरज कुमार सिन्हा की बात करें तो 2006 ही में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और उसके बाद बूथ अध्यक्ष बने, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ज्यादा बड़ा उनका यहाँ कद नजर नहीं आता है, लेकिन देखना होगा कि चेहरा बदलने के साथ साथ क्या बीजेपी अपनी किस्मत बदल पाएगी। जो बीजेपी इस सीट को अपना गढ़ मानती है, क्या अपने गढ़ को बचा पाएगी? आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर को एक बड़ा मौका मिल गया है और क्या लापरवाही आरजेडी की तरफ से जो देखी जा रही है, ये ना सिर्फ लापरवाही है बल्कि ये बताया जा रहा है कि वो खुद इस चुनाव को लेकर सीरियस है ही नहीं। क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।